1952 में हैदराबाद में इलेक्शंस होने के बाद कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत गई थी और बुरगुला रामकृष्ण राव इन्हें चीफ मिनिस्टर बन गए थे। अब हम लोग 1952 में हैं, यहाँ से भागते हुए हम लोगों को 2014 तक जाना है, तो जल्दी जल्दी जाएंगे। तो 1952 में जैसे ही बुरगुला रामकृष्ण राव चीफ मिनिस्टर बनते तो उनके सामने दो बड़े मसले आते। एक सबसे बड़ा मसला यह है कि लैंड रिफॉर्म्स का मसला है, यानी हैदराबाद स्टेट में बड़े पैमाने पर जमीन है। कितनी जमीन थी? तकरीबन 5 करोड़ एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि तेलुगु एकेडमी की तेलंगाना की जो किताब है उसमें ये बात है। लेकिन अक्सर जमीन जागीरदारों के हाथ में, जमींदारों के हाथ में, देशमुखों के हाथ में, सरफे खास बोल के निज़ाम की जाती प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे थी। जब आम आदमी के बस के बाहर जमीन रहेंगी तो आम आदमी क्या करेंगे? क्योंकि उस दौर में ज़्यादातर मतलब मोर देन 70-80% लोग ज़राअत से ही अपना गुजारा करते थे। जब लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो फिर वो लोग, उनका रोज़गार कैसा रहेगा, उनको कैसे रोज़गार के मौके मिलेंगे, उनका गुजारा कैसे होगा? जब उनके घर में तरक्की नहीं होंगी तो मुल्क की तरक्की, इस रियासत की तरक्की कैसे होंगी? तो ज़रूरी है कि 5 करोड़ एकड़ से भी ज़्यादा जो ज़मीन है, इस ज़मीन को इस्तेमाल में लाया जाए। इस्तेमाल में कब लाएंगा? एक आदमी के पास 1000 एकड़ ज़मीन है और एक दूसरे आदमी के पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, तो ऐसा रहा तो फिर वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। जिसके पास ज़्यादा एकड़ ज़मीन है उन्हें बस रखले के स्टेटस के लिए बता लेता। तो ज़रूरी है कि लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो यही काम बुरगुला रामकृष्ण राव करे थे। तो इसी लैंड रिफॉर्म्स को क्या बोले? प्रोग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स बोल के लाए थे। मैं बताऊंगा डिटेल्स के जरिए, लेकिन एक बात याद रखिए, दूसरा मसला मुल्की रूल्स का। और इसी दरमियान एक और अच्छा काम ये करे थे, क्योंकि निज़ाम के दौर में लास्ट टाइम पे मीर उस्मान अली खान क्या करे थे कि फाइनेंशियल कंडीशन था हैदराबाद स्टेट का, वो बहुत ख़राब था। तो क्या करे थे कि एक कमेटी का तकर्रुर करे थे जिसका नाम है AD गोरवाला। ठीक है, इन्हों कौन है बोलते? एक्स ICS ऑफिसर है। और हैदराबाद के स्टेट मिनिस्टेरियल कैबिनेट ने, जो कि MK वेल्लोड़ी के दौर में जो हुकूमत थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी कायम की जाती, एक्स ICS ऑफिसर AD गोरवाला। ये कब कायम की जाती? 1950 में। तो इसके कुछ रिकमेंडेशंस रहते कि हैदराबाद स्टेट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, माली हालत को बेहतर कैसे बनाया जाए। इसके बारे में बहुत ज्यादा सवालत आए थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में। तो इस कमेटी ने अक्टूबर 1950 में अपने रिपोर्ट को पेश किया था, ये हुकूमत बनने से पहले। तो बुरगुला रामकृष्ण राव क्या करे थे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे एज अ चीफ मिनिस्टर। और आपको तो मालूम है कि वेल्लोड़ी के कैबिनेट में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो उसका भी इनको तजुर्बा था। तो इन्हें जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोरवाला कमेटी के रिकमेंडेशंस जो भी थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, माली हालत को मुस्तहिकम करने के सिलसिले में, तो इसको इंप्लीमेंट करे थे और जागीरदारी सिस्टम को खत्म करे थे और लैंड रिफॉर्म्स को लाए थे। और उसके अलावा अपने दौर में कम्युनिस्ट के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करे थे और क्या करे थे कि कोशिश करे थे कि जो मुल्की रूल्स हैं उसको सख्ती से नाफिज किया जाए और पीस एंड सिक्योरिटी लाई जाए हैदराबाद स्टेट में। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस एक्ट के बारे में अक्सर क्वेश्चन में पूछा गया वो ये है कि 1949 में JN चौधरी की हुकूमत, जो कि मिलिट्री रूल, उसी दौरान जागीरदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। तो उस एक्ट का नाम क्या है? द जागीरदारी एबॉलिशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये JN चौधरी की तरफ से लाया गया। इन्हों जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है बुरगुला रामकृष्ण राव, इन्हों क्या करे थे? एक दूसरा कानून इसी जागीरदारी सिस्टम के सिलसिले में, लेकिन टीनेंट फार्मर्स को मजबूत करने में, जो होते हैं ना टीनेंट फार्मर, मतलब उसके पास जमीन तो नहीं रहती बट काश्तकारी करते हुए एक जो फसल, जो भी आउटपुट निकलता उसमें से कुछ हिस्सा ओनर को दे देता। तो उसमें टीनेंट फार्मर्स को राइट्स नहीं होते थे, उनको ज्यादा हुकूक नहीं होते थे, तो उनको हुकूक दिलाने के लिए बुरगुला रामकृष्ण राव कोशिश करे थे। तो यहाँ पे बुरगुला रामकृष्ण राव के लैंड रिफॉर्म्स क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन्हों एक एक्ट लाए थे, यहाँ पे आप देख सकते, हैदराबाद टीनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड ऑलरेडी 1950 में भी एक और एक्ट पास होता, हैदराबाद टीनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट। ठीक है, फिर इसका अमेंडमेंट जो होता ये 1952-54 में होता बुरगुला रामकृष्ण राव के दौर में। तो मैं इसके तफसीलात में जाना नहीं चाह रहा हूं, बहुत टाइम लगता, बट इतना याद रखिए कि इसका मकसद यह है कि हर लैंड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना और जो है ज्यादा से ज्यादा किसानों को पार्टिसिपेशन मिलना और जो टीनेंट फार्मर्स रहते उनको जो है हक मिलना। ऐसा नहीं है कि टीनेंट फार्मर काश्तकारी कर रहा और उसको अचानक भगा दिया कि कल से मत करो, या फिर आपको हमारी जमीन पे काश्तकारी का कोई हक नहीं है। तो पहले बहुत ज्यादा मिसयूज होता था, तो कोशिश यह की गई कि भाई उनको जो राइट्स मिलने चाहिए, जो कंटिन्यूअसली 6 साल तक एक जमीन पे काश्तकारी करे और जो टैक्स रहता, लीज मनी जो रहती वो बराबर पे करता रहे, तो उन जो है प्रोटेक्टेड टीनेंट कहा जाता। फिर उसको जो है जल्दी आप नहीं निकाल सकते, उसके भी अपने हकूक रहते।
और बुरुगुला रामकृष्ण राव और एक अच्छा काम ये करे कि 3 लैंग्वेज प्रिंसिपल लाए थे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के तहत में। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ता तो फर्स्ट क्लास से लेके जो भी पढ़ाई रहती है उसकी मदर टंग में होती, फिर उसके बाद जो है 3rd क्लास से लेकर हिंदी में पढ़ाई होती, फिर उसके बाद 5th क्लास से लेके इंग्लिश में उसको तालीम दी जाती। और इस तरह का सिस्टम शुरू करने वाला कोई स्टेट अगर पूरे हिंदुस्तान में है तो वो हैदराबाद है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि डिग्री जो है 3 साल की रहती, तो ये राधा कृष्णा कमीशन जो कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए कायम की गई थी हैदराबाद स्टेट में, तो इसी कमीशन ने ये फैसला किया, ये रिकमेंडेशन किया कि डिग्री 3 साल की होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे शुरू हुआ। और जो भी गांव में 500 लोग रहते वहां पे गवर्नमेंट स्कूल होना, ये भी जो है बुरुगुला रामकृष्ण राव के दौर में ही ये सिस्टम को शुरू किया गया। और एक अहम तब्दीली यह है खम्मम डिस्ट्रिक्ट। तो पहले क्या था कि वरंगल डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा था, तो 1953 के अक्टूबर 1 को खम्मम डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। किससे बनाया गया? वरंगल डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के खम्मम डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। इसी दौरान क्या होता कि मद्रास स्टेट से, जैसा हम लोग तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हो गए, तो ये लोग भी जो है लड़ के मद्रास से जो है आंध्र प्रदेश को अलग करते। तो पोट्टी श्रीरामुलु एक बहुत बड़े लीडर है आंध्रा के, तो उनके भूख हड़ताल से जो है ये पूरा होता। तो 1 अक्टूबर 1953 इसी दौरान आंध्र प्रदेश अलग हो जाता कर्नूल कैपिटल के तहत। और एक जबरदस्त काम ये होता बुरुगुला रामकृष्ण राव के दौर में, 1955 को आ गए। देखो भाई, हम 2 साल की पढ़ाई सिर्फ 10 मिनट में पढ़ लिए। तो 1955 में क्या होता, नागार्जुन सागर का काम शुरू करते। तो कब शुरू करते? 1955 10 अक्टूबर को जो है शुरू करते। तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसका संगे बुनियाद रखते, और ये आके कहां पे रखते? आंध्र प्रदेश में रखते, चूंकि ये नदी जो है दोनों रियासतों के दरमियान है। इसी दौरान हैदराबाद स्टेट में भूदान मूवमेंट चलता। भूदान मतलब भू मतलब जमीन, दान मतलब अतिया करना, डोनेट करना। तो यहाँ पे मकसद यह है कि ज्यादातर जो जमीन रहती थी बड़े बड़े लोगों के पास रहती थी, छोटे लोगों के पास जमीन नहीं होती थी। जब लोगों के हाथ में जमीन आएंगी तो फिर लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा, लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आएंगी, फिर देश तरक्की करेंगे। तो एक मूवमेंट चला था सर्वोदया, और ये गांधी के आइडियाज से, महात्मा गांधी जी के आइडियाज से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब हर एक का भला होना। तो सर्वोदया मूवमेंट चलाने वाले एक शख्स रहते जिनका नाम है विनोबा भावे। ठीक है, इन्हों क्या करते कि महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहते। तो इन्हों क्या करते कि जिला नलगोंडा के पोचमपल्ली आते, और यहां से ये लोग क्या करते कि अलग अलग रैलीज करते, लोगों को बोलते कि भाई जिसके पास ज्यादा जमीन है लाओ डोनेट करो, लोगों का भला करो, अपने जो क्या बोलते हम शरीक भाई हैं जो मुल्क के रहने वाले हैं उनको जमीन दो। तो इस तरह से ये लोग रैलियां कर रहे थे पोचमपल्ली पे। तो वहां पे एक बंदा रहता, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता कि वेदिरी रामचंद्रा रेड्डी, तो उन्होंने उस गांव में रहते, तो उन्होंने बोलते मैं अपना 100 एकड़ जमीन जो है हरिजन्स को जो है डोनेट कर रहा हूं। तो यहां पे विनोबा भावे जो मूवमेंट चलाते, भूदान मूवमेंट, तेलंगाना के नलगोंडा के पोचमपल्ली में ये भूदान मूवमेंट चलता इसी दौरान 1951 अप्रैल 18। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो इस तहरीक को आगे बढ़ाते हुए विनोबा भावे पदयात्रा करते पोचमपल्ली में 18 अप्रैल 1951 को। तो तकरीबन 200 गांव में 51 दिनों तक रहते इन्हों, और तकरीबन 12,000 एकर्स ऑफ लैंड जो है बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स रहते वो डोनेट कर देते। तो यहाँ पे केती रेड्डी, कोदंडराम रेड्डी, इन्हों जो है विनोबा भावे के फर्स्ट पदयात्रा के इंचार्ज रहते। तो इन्हों क्या करते कि हर लैंडलॉर्ड को ये बोलते हैं कि 1/6 जो है, मतलब आपकी जमीन के टोटल 6 हिस्से कर दो और उसमें से 1 हिस्सा जो है आप डोनेट कर दो। अगर से कि ये नलगोंडा में शुरू करते, मगर थोड़े ही अरसे में जो है ये पूरे तेलंगाना में और पूरे इंडिया में फैल जाता। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू बोलते कि 50,000 इंडियन आर्मी के लोग जो काम नहीं कर सकते वो काम एक शख्स जो है तेलंगाना का करके दिखा दिया। ये बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक बात यहाँ पे ये है, नलगोंडा के पोचमपल्ली से शुरू होता और उस वक्त के आदिलाबाद के आसिफाबाद में जाके ये पदयात्रा खत्म होता। उसके बाद विनोबा भावे 1955 के दिसंबर में दूसरा पदयात्रा शुरू करते खम्मम डिस्ट्रिक्ट से, और बुरुगुला रामकृष्ण राव बाजाब्ता उस मौके पे उनका वेलकम करते खम्मम डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पदयात्रा के मौके पर। और ये पदयात्रा 1956 के फरवरी में हैदराबाद में आके खत्म होता। अब यहां से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 1952 का जो गैर मुल्की मूवमेंट रहता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हैदराबाद तेलंगाना मूवमेंट का, जो कि यहाँ पे एक सिटी कॉलेज के पास फायरिंग भी होती है, फिर उसके बाद जो है जगन मोहन रेड्डी कमेटी कायम होती, फिर उसका रिपोर्ट, ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट अभी के लिए इतना याद रखिए। थैंक यू सो मच।